हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। 12th के लिए बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर लेने वाले हैं एसी सर्किट। तो इसके जो वीडियोज़ है वो ज़रूर देखो, क्योंकि एसी सर्किट थोड़ा बहुत ही डेरिवेशन का पार्ट है। तो आपको डेरिवेशन जब समझ में आएंगे तभी आपको क्वेश्चन बैंक लर्न होगी। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखो, ज़रा फास्ट मोड में देखो, लेकिन देखो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लर्न करो तो अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन एलसी सर्किट एट रेजोनेंस इज कॉल्ड। देखो, रेजोनेंस का एक टॉपिक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एलसी सर्किट में, तो वो क्या होता है, वैटलेस करंट होता है, उसको वैटलेस करंट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट में द अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट आर। देखो, हमने इम्पीडेंस निकाला था उसका, अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो Z इज इक्वल टू हमें मिला था R, राइट ना। इसका मतलब Z जो होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, और रेजिस्टेंस का ईएमएफ एंड करंट हमेशा इन फेज होते हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, रेजिस्टेंस का ईएमएफ एंड करंट ये दोनों इन फेज होते हैं। इसका मतलब एलसीआर सर्किट का जो, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का जो ईएमएफ एंड करंट है वो भी क्या रहेगा, इन फेज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। जो एलसीआर रेजोनेंस सर्किट होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट इन अ टेलीविजन रिसीवर सेट, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बेस्ड है। उसके बाद क्या है, इफ AC voltage is applied to pure capacitor, then voltage across the capacitor is, AC voltage is applied pure capacitor, then voltage मतलब EMF जो होता है कैपेसिटर सर्किट में, अगर आप AC कैपेसिटर सर्किट देखोगे तो उसका जो EMF होता है वो लीड करता है कि लैग करता है। सोचो जरा, मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। तो उसका फॉर्मूला देखो बच्चों क्या था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड I का फॉर्मूला क्या था, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट ना। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है एंड वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा है, देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा करंट से, तो लैग द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 रेडियन। ये फॉर्मूले है अलग अलग, कैपेसिटर का, इंडक्टर का अलग अलग फॉर्मूला है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 5th वाला, अ पैरेलल एलसी रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड एज। पैरेलल एलसी रेजोनेंट बहुत जगह पे आपने इसमें भी देखा होगा, रेक्टिफायर में है ना। रेक्टिफायर में हमने क्या किया था, उसको एज अ फिल्टर यूज किया था एलसी सर्किट, एलसी रेजोनेंट सर्किट को। किसमें, कौन से चैप्टर में, आई थिंक वो हमारा सेमीकंडक्टर का चैप्टर था, राइट ना। उसमें हमने एलसी रेजोनेंट डायोड यूज किया था, डायोड में हमने एज अ फिल्टर सर्किट एलसी रेजोनेंट सर्किट यूज किया था उसको। तो एज अ रेक्टिफायर हम डायोड को यूज करते हैं, एलसी रेजोनेंट को नहीं। एलसी रेजोनेंट को हम लोग एज अ फिल्टर सर्किट, मतलब अगर डीसी में एसी रिमूव करना है तो उसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एलसी रेजोनेंट सर्किट। ठीक है। तो जो बातें मैं बताती हूँ आपको ऐसे वहाँ नोट्स पे लिखा करो, क्योंकि अभी इतना नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट आउट्स निकाली है, उतना बहुत टाइम जाता है, तो डायरेक्टली प्रिंट आउट्स लेके, जहाँ वो प्रिंट आउट आप भी निकाल लो, PDF में भेजूंगी आपको टेलीग्राम के चैनल पे, तो उसकी प्रिंट आउट ले लो, और वहाँ पे जो करेक्शन में बताऊंगी आपके नोट्स में ही ऐसे करेक्शन बनाते चलो, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 10 वोल्ट DC. If this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness, the peak value of the source is. peak value का फॉर्मूला क्या होता है, E0 इज इक्वल टू ERMS √2। RMS वैल्यू का फॉर्मूला था E0 डिवाइड बाय √2। वैसे E0 का मिलेगा, E0 को पीक वैल्यू कहा जाता है EMF की, और I0 को पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ERMS √2। ERMS दिया है कितना, 10 वोल्ट, तो 10 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 1.414 इंटू √2 किया तो हमें कितना मिलता है, 14.4। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो 7, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओहम एंड इंडक्टेंस 1 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 डिवाइड बाय 2 पाई हर्ट्ज।
रेजिस्टेंस दिया है R 300 ओहम, देन इंडक्टेंस L दिया है 1 हेनरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी F कितना दिया है 300 डिवाइड बाई 2 पाई हर्ट्ज। देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर, एक्सएल का फॉर्मूला है 2 पाई FL डिवाइड बाय आर। ये सभी फॉर्मूलेज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप वीडियो जरूर देखो। 2 पाई इंटू 300 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1, तो ये 2 पाई एंड ये 2 पाई कैंसिल होगा और बचेगा क्या, ये 300 भी कैंसिल होता है देखो, और बचता है 1। तो यहाँ tan phi इज इक्वल टू 1 है, तो tan की वैल्यू 1 कब आती है, कौन से एंगल पे आती है, 45 डिग्री पे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 45 डिग्री। तो बच्चों ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर्स कहा जाता है। 1 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द करस्पॉन्डिंग RMS करंट, RMS वोल्टेज डिवाइड बाय RMS करंट, ये उसका फॉर्मूला रहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज वोल्टेज और EMF अक्रॉस द कैपेसिटर टू द करस्पॉन्डिंग RMS करंट, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ चार्ज 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 81 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। मतलब आपको L दिया है, यहाँ पे लिखते चलो L कितना दिया है 81 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ हेनरी, एंड चार्ज कैपेसिटर मतलब C कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, मतलब 10 इंटू 10⁻6 फैरेड, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करो, तो ओमेगा R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट LC आएगा। L की वैल्यू 81 इंटू 10⁻3, C की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6, मल्टीप्लाई करो, ये 10⁻3 1 एंड -6, तीनों को अगर हमने ऐड किया तो ये -9 +1 मतलब 8 बनेगा, 10⁸ और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 1 डिवाइड बाई 9 करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। थोड़ा बहुत लॉग टेबल का यूज़ आपको करना पड़ेगा, उसके सिवाय आपको सॉल्व करते नहीं आएगा। मैं करके देती हूँ, रुको। तो देखो ये क्या बनता है 1 डिवाइड बाय रूट 81 इंटू 10⁻8, राइट। 1 डिवाइड बाय रूट 81 मतलब कितना 1 डिवाइड बाय 9, और ये 10⁻8 10⁻4 बनेगा, तो ये ऊपर जाके +4 बनेगा, -4 एंड +4, तो 1 डिवाइड बाय 9 क्या बनेगा, दैट इज 0.111 इंटू 10⁻4। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो एक डिजिट अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ का 4 कम होगा, मतलब 10⁻3 बनेगा। समझ में आया। देखो इनकी एडिशन करने के बाद आता है -8, स्क्वायर रूट के बाहर जाने के बाद -4 ऊपर गया तो +4, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻4, तो 1 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 0.111 इंटू 10⁻4, और एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻4 का क्या बनेगा 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड बनेगा। ये हमें मिला ओमेगा R, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सिंपल है, बस ओमेगा R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय LC आपको करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, स्टेट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस Z इन AC सर्किट। इक्वेशन ऑफ इम्पीडेंस क्या है AC सर्किट में, Z इज इक्वल टू √R², रेजिस्टेंस, देन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों का सब्ट्रैक्शन। ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन मैंने बहुत डिटेल में लिया है। उसके बाद देखो क्या है, इन LCR सीरीज सर्किट व्हाट इज द कंडीशन फॉर करंट रेजोनेंस। करंट रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले MCQ में बताया, वहां इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इन LCR सर्किट व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF सोर्स इज एडजस्टेड सो दैट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सेल इज। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, मतलब XL इज इक्वल टू क्या होता है XC होता है। तो XL इज इक्वल टू XC होता तो Z, अगर मैं XL इज इक्वल टू XC पुट करूँ तो ये दोनों 0 बनेंगे, और R² क्या होगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो सिर्फ R बनेगा, मतलब Z इज इक्वल टू क्या बनेगा R। XL इज इक्वल टू XC होता है रेजोनेंस में, तो Z इज इक्वल टू R मिलता है। तो ये कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन LCR सीरीज सर्किट की। Thus the circuit behaves like a purely resistive circuit and the impedance of the circuit is minimum
एंड करंट इज मैक्सिमम, द करंट एंड ईएमएफ ऑफ द सोर्स आर इन फेज। इसके ऊपर एमसीक्यू है, देखो जब एलसीआर सीरीज सर्किट होता है तो ईएमएफ एंड करंट ये दोनों भी क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आर होता है। इसके लिए टॉपिक का डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैरेलल एलसी एसी रेजोनेंस सर्किट। कोई भी वन, इसमें अभी अभी एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, क्या एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी होता है, और इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 रूट एलसी। एलसी के दो सर्किट होते हैं, पैरेलल एंड सीरीज, रेजोनेंस के पैरेलल एंड सीरीज। सीरीज में इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन पैरेलल में इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होता है। और व्हेन अल्टरनेटिंग ऑफ करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर सेंट with parallel resonant circuit, it offers a very high impedance to the current of the resonant frequency। अब यहाँ पे impedance ही मैक्सिमम है, तो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी से करंट भेजोगे वो सर्किट में से, तो ये हाई इम्पीडेंस को ही ऑफर करेगा, बाकी जितने भी है उनको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। सो इट अलोज द करंट ऑफ द अदर फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू इट, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। जो सीरीज सर्किट होता है उसको एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। इसमें से कौन सी भी एक ही लिखनी है, बहुत सिंपल है, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो। ओके, ये देखो एनी वन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए क्या रिलेशन रहेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 2√2 पाई इंटू आई आरएमएस। ऑलरेडी इसका रिलेशन हमने निकाला है, इसका डेरिवेशन देखा है एक्चुअली, तो उसका वैल्यू क्या होता है 2√2 डिवाइड बाई आई आरएमएस। उसके बाद इफ द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज 15 वोल्ट, न्यूमेरिकल दिया है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज 15 वोल्ट, व्हाट इज इट्स रिलेशन, व्हाट इज इट्स मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। तो ईएमएफ एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई ई नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू 15। ऑलरेडी उन्होंने पीक वैल्यू मतलब E0 दे के रखा है, वो कितना है 15, तो ये 2 बाई पाई इंटू 15 किया तो हमें मिलता है 9.548 एवरेज ईएमएफ के लिए। एंड ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है E0 बाई √2, और ई एवरेज का फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई इंटू E0। ये सभी फॉर्मूलेज याद रखो आप लोग, ई आर एम एस देन ई एवरेज, ये सभी फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना लो और सभी फॉर्मूलेज रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन 100% होगा। ये थे क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट ओवर 1 हाफ साइकिल। देखो बच्चों, एसी में हाफ करंट ऐसे फ्लो होता है, मतलब हाफ साइकिल ऐसे फ्लो होता है, तो ये ऊपर का प्लस होता है, नीचे का माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, इसीलिए हम लोग फुल साइकिल कभी भी नहीं लेते, हम लोग हमेशा एवरेज ऑफ हाफ साइकिल लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज और करंट ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर ऑफ साइकिल इज 0, फुल साइकिल के लिए क्या होता है 0, द एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल इज ऑलवेज 0, हेंस द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर साइकिल हैज नो सिग्निफिकेंस एंड द मीन वैल्यू ऑफ एसी डिफाइंड एज द एवरेज ओवर अ हाफ साइकिल ओनली। फुल वैल्यू के लिए 0 होता है तो उसको डिफाइन करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा लेते हैं हाफ साइकिल के लिए। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। देखो बच्चों, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ऐसा फॉर्मूला होता है, मान लो साइन थीटा हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई ही आएगा, क्योंकि हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है 0 टू पाई तक ही होता है ऐसा, तो यहाँ 0 एंड यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई ऐसे होता है ना, तो ये 0 टू पाई हाफ साइकिल है, तो एवरेज वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे 0 टू पाई। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, उसका लिमिट लगाया 0 टू पाई, एंड थीटा का 0 टू पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब पहले हम कॉस पाई पुट करेंगे, कॉस पाई -1 होता है तो माइनस माइनस वो +1 बनेगा, कॉस 0 भी 1 होता है, मतलब ऐसे देखो पहले कॉस पाई ये माइनस कॉस 0, राइट,
माइनस माइनस कॉस जीरो, अंदर भी माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस माइनस वन एंड ये आएगा माइनस माइनस वन। तो ये माइनस माइनस प्लस वन बनेगा, वन प्लस वन ये क्या बनेगा 2। इंटीग्रेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जिनका मैथ्स होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आएगा और नीचे थीटा की जगह पे पाई पुट करो तो पाई आएगा, 0 पुट करने के बाद वो 0 बनेगा, तो ये पाई आएगा। तो ये बनेगा ऊपर 2, कैसे आया मैंने बताया, डिवाइड बाई पाई, तो दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसका डिवीजन किया 3.14 से, तो ये हमें मिलेगा 0.637। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या मिलेगी 0.637 इनटू पीक वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, D2 बाय, अभी हमने स्टडी किया ना, 2 डिवाइड बाई पाई इंटू E0, ये फॉर्मूला था। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 0.637 इंटू पीक वैल्यू। सो ई एवरेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.637 इंटू E0, ठीक है। या फिर हम लोग इसकी जगह पे 2 डिवाइड बाई पाई भी लिख सकते हैं। तो सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एवरेज वैल्यू का सिंबल है, ऊपर साइन थीटा इंटीग्रेशन और नीचे सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टर्म इम्पीडेंस एंड स्टेट द फॉर्मूला फॉर इट इन द केस ऑफ एन LCR सर्किट, सीरीज सर्किट। तो इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था LCR सीरीज सर्किट में, Z इज इक्वल टू R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC होल स्क्वायर। ये तो लर्न ही कर लो, बहुत जगह पे लगने वाला है। द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। RMS वोल्टेज टू द RMS वैल्यू। द SI यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए उसका SI यूनिट क्या होता है, ओहम ही होता है। क्योंकि देखो R भी रेजिस्टेंस है, ये भी इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही है, कैपेसिटिव मतलब अपोज करने वाले फैक्टर है, तो ये एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज LCR AC रेजोनेंस सर्किट। कौन सी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक, अब वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही थे, वही यहाँ पे है, ये 2 तो सेम है। XL सीरीज एंड पैरेलल की, XL इज इक्वल टू XC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC आएगा। इम्पीडेंस यहाँ पे ये उल्टी है, क्या है, इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फेड करते हैं तो वो सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी, कौन सी, रेजोनेंट वाली, बाकी सभी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। सो द करंट इज मैक्सिमम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। इसको एक्सेप्टर सर्किट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन LCR सीरीज सर्किट व्हाट इज द इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस एट करंट रेजोनेंस। एट करंट रेजोनेंस LCR सीरीज में Z इज इक्वल टू क्या होता है, R। बहुत बार एक्सप्लेन हो गया ये, 2 बार, ये MCQs में भी था, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी था। तो अगर इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंस XL माइनस XC इज इक्वल टू क्या है, 0। क्योंकि यहाँ पे देखो XL क्या होता है, इज इक्वल टू XC, और ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का अगर डिफरेंस लिया तो वो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसीलिए नेट रिएक्टेंस इज 0 एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम। ओके, सिंपल क्वेश्चन से देखो। उसके बाद अभी इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, किसके ऊपर, इम्पीडेंस के ऊपर। देखो क्या न्यूमेरिकल पूछा है उन्होंने, वही टॉपिक रिपीट किया है। अ सीरीज LCR सर्किट हैज रेजोनेंस 10 ओहम एंड रिएक्टेंस इज 7√2 ओहम। सॉरी, रेजिस्टेंस 10 ओहम दिया है R, रिएक्टेंस कितना दिया है, XL माइनस XC 7√2 ओहम, और हमें इम्पीडेंस पूछा है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ Z चाहिए, गलती से Z इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो R क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 7√2 स्क्वायर, ये 100 प्लस 98 आएगा। ओके, मतलब ये अंडर रूट 198, यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। अंडर रूट 100 एंड लेट मी चेक द आंसर, 198 का स्क्वायर रूट आता है 14.07, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल था, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है, आपको याद करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे फॉर्मूला पूछा है, सॉरी न्यूमेरिकल पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम एंड इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी and a capacitor of variable capacitance are connected across 20 volt 50 Hz AC supply। ये 10 ओहम रेजिस्टेंस है, L 100 मिली हेनरी मतलब 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 हेनरी।
V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो सेम न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिया है, वीडियोस में दिया है। 20 वोल्ट, FR इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और हमें निकालना है C। तो FR इज इक्वल, एक्चुअली ये आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। तो देखो FR इज इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC, जो LCR सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में हमने डिराइव किया था। तो FR इज इक्वल टू होता है 1/2π√LC। सो फ्रॉम फॉर्मूला C इज इक्वल टू, हमें C निकालना है ना, तो पहले तो स्क्वायर कर लो। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, F² इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बनेगा 4, पाई का स्क्वायर पाई, और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, LC बनेगा। तो ये C इधर शिफ्ट करो, F² इधर शिफ्ट करो, तो देखो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर F² L। अब वैल्यूज पुट कर दो, 4 पाई की वैल्यू 3.142 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू F की वैल्यू 50 स्क्वायर एंड इंटू 10⁻⁻1 L की वैल्यू। ठीक है, ये सब वैल्यूज पुट की तो क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो। ये 1 डिवाइड बाई, इनका तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, पहले नीचे का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर क्या आएगा, 2500। ओके, एंड ये 10⁻⁻1 एज इट इज़। तो इन तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ एंड ये -1। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो क्या आंसर आएगा। तो देखो बच्चों ये क्या मिलता है हमें, ये हमें मिलता है 1 डिवाइड बाय 98.596। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, एंड ये 10⁻³ -1 क्या बनेगा, 2 बनेगा, ऊपर जाके ये -2 बनेगा, और इनका डिवीजन किया तो हमें मिलता है 0.01013 ये मिलता है, एंड इंटू ये 10⁻²। तो अगर हम इसको कितने डिजिट शिफ्ट करना है, सपोज मैंने 4 डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किए, तो कितना बनेगा 101.3 इंटू 10⁻⁻4 -2, मतलब ये क्या बनेगा, -6 बनेगा। देखो तो वही आंसर उन्होंने दिया है, 101.3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड डिवाइड बाय 101.3 -6 फैरेड, मतलब कितना, माइक्रो फैरेड। ये कैलकुलेशन लिखा करो आप लोग, जो मैं साइड में करके दे रही हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। Find the current in a circuit consisting of a coil and a capacitor in a series with an AC source of 110 RMS volt। मतलब F दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज, ERMS दिया है 110 वोल्ट। ओके, द इंडक्टेंस मतलब L कितना दिया है, 0.80 हेनरी, एंड इट्स रेजिस्टेंस मतलब R दिया है 50 ओहम, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 8 माइक्रो फैरेड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द करंट इन अ सर्किट, मतलब IRMS निकालना है। देखो IRMS निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें ERMS पता होना जरूरी है। फॉर्मूला देखो क्या है, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइड बाय Z। तो आपको Z पता होना चाहिए, तो Z के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमें इसमें भी XC पता नहीं है, XL पता है, तो XC के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड XL के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले XL XC निकालेंगे, देन Z निकालेंगे, देन IRMS निकालेंगे। तो सभी वैल्यूज पता है। देखो सबसे पहले XL निकालो, XL का फॉर्मूला है 2πfl, 2 इंटू 3.142, F 60 दिया है, एंड L कितना दिया है 0.8, सबका मल्टीप्लिकेशन करना है 301.63 आ जाएगा। ये भी सेम न्यूमेरिकल मैंने दी लिया है वीडियोस में, ये भी आपका एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। उसके बाद XC निकालो, XC क्या है, XC इज इक्वल टू 1/2πfc, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6, लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, आंसर है 331.53 ओहम। एंड Z क्या करना है, R² मतलब 50 का स्क्वायर, प्लस XL कितना निकाला 301.63, ये कितना निकाला -331.53, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का स्क्वायर किया तो आपको आंसर मिलता है 58.26। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन IRMS कितना आएगा, ERMS कितना है, ऑलरेडी मैंने ये कैलकुलेशंस आपको करके दिए हैं वीडियोस में, वहाँ पे देखो। IRMS कितना है, ERMS 110 डिवाइड बाय Z कितना है 58.26, ये इन दोनों का डिवीजन करने के बाद आपको मिलेगा 1.88 एम्पियर। ठीक है, 110 डिवाइड बाय 58.26, राइट। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, यहाँ पे आपको एफ निकालना है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब 0.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू अ 10 मिली हेनरी इंडक्टर। कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैरेड, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶ एंड एल कितना होता है 10 मिली हेनरी, मतलब 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, दैट इज इक्वल टू 10⁻² हेनरी। सो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक में। तो यहाँ 2 कितना 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.142 हम पुट करेंगे, एल पुट करो एंड सी पुट करो। देखो कैलकुलेशन क्या आएगा, ये रहा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 2 3.14 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ -4 कितना बनेगा -2 बनेगा एंड 0.5 का स्क्वायर रूट, आई एम सॉरी, ये आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आएगा 6.28 एंड ये अंडर रूट 0.5 की वैल्यू होती है 0.707 लॉग टेबल में देखो, एंड 10⁻⁶ -8 मतलब ये 10⁻⁴ बनेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6.28 इंटू 0.707 का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा, दैट इज़ 1/4.439 और ये -4 ऊपर जाने के बाद बनेगा +4 एंड ये दोनों का डिवीजन लिया तो हमें क्या मिलता है 1/ अगर 4.439, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो मेरे वीडियोस देखो लॉग टेबल के, 0.225 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ एक डिजिट शिफ्ट किया देखो लेफ्ट में, तो ये 2.25 लिया उन्होंने, इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा 4 के बजाय 3 आएगा एक डिजिट शिफ्ट करने के बाद। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ ये देखो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक न्यूमेरिकली है नेक्स्ट वाला, क्या है देखो, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरेड एट अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड 20 किलोहर्ट्ज। सी दिया है 5 माइक्रोफैरेड एंड 5 इंटू 10⁻⁶ फैरेड आएगा। ओके, देन एफ दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए एंड एफ टू 20 किलो हर्ट्ज के लिए हमें निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो पहले एक्स सी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2π/FC आता है, राइट ना, मतलब ये क्या होता है दैट इज इक्वल टू 1/ωc। तो ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट करने के बाद आता है 1/2πfc। तो XC1 क्या आएगा, पहले F1 पुट करो 50 इंटू 2 इंटू 3.142 50 इंटू सी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁶। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है देखो 2 इंटू ये कितना आएगा दैट इज 1/ ये 6.28 आएगा इंटू 5 5 25 मतलब 250। तो इसको हम 25 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, -6 में से एक गया तो ये -5 बचेगा क्योंकि मैंने 50 नहीं लिखा देखो। तो उसके बाद 6.28 इंटू 25 कर लो, कितना आता है वो आता है 157 1/157 इंटू ये 10⁻⁻5 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा +5 बनेगा एंड 1/157 अगर आपने किया तो आपको मिलता है 6.36 इंटू 10⁻⁻³ एंड ये +5 एज इट इज। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 10⁻² बनेगा और 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6.36 इंटू 10⁻²। और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा 636 ओहम। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग किसके लिए निकालेंगे F2 के लिए। तो F2 कितना दिया है उन्होंने 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1.59। दोनों सेम एग्जाम्पल है, बस एक में उन्होंने वैल्यू F की चेंज करके दी है, बाकी सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों यहाँ पे 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के एंड MCQs ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये खत्म हो गए। तो ये क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे ही रुकते हैं। अभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स का मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछो, डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको इम्पीडेंस क्या होता है पता होना चाहिए, देन रेजोनेंट सर्किट क्या होता है वो पता होना चाहिए, RMS वैल्यू क्या होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए AC सर्किट के 7 ही वीडियोज़ है, 7 वीडियोज़ ओनली। वो 7 वीडियोज़ थोड़े फास्ट मोड में देखो, आपको समझ में आ गए तो ये जो मैंने आप बताया है उसको आप इजीली लर्न कर सकोगे। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, हर एक क्वेश्चन को लर्न करते जाओ, यहाँ पे कोई भी अभी क्वेश्चन ऑप्शन में मत छोड़ो। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।